नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला आयुर्वेद विजन चैनल पर आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अब मित्र यह ध्यान रखिएगा कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक, लाइक भी नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ठीक। तो जितना और यहाँ पे जितना दिया जा रहा है आप लोगों को बहुत ही बेहतर ढंग का दिया जा रहा है। तो आप लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। मानते हैं कि हम लाइव नहीं है, लेकिन हम हैं आपके साथ, ठीक। किसी न किसी माध्यम से आपके साथ है, और लाइव जब आएंगे तब तो आप आएंगे ही आएंगे। लेकिन अभी आप जो क्लास देख रहे हैं उसको आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, ठीक है दोस्तों। चलिए आज आइए हम प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करते हैं। अब यहाँ पर जो प्रश्नों की श्रृंखला में सबसे पहला जो प्रश्न आया है वह आया है कि सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है। अपभ्रंश किस अपभ्रंश से माना जाता है यह आप जानिएगा, ठीक है। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है, तो सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश माना जाता है। विकल्प आपके सामने 4 दिए गए हैं, और उन चारों विकल्पों में देखिए एक ब्राचर दिया गया, पैसाची दिया गया, मागधी दिया गया है और अर्ध मागधी दिया गया, ठीक। तो अर्ध मागधी है नहीं, मागधी भी नहीं है। अब यहाँ बच्चा क्या, सिंधी भाषा है, पंजाबी और सिंधी 2 भाषा होती है। फंसी बात किसकी, ब्राचर और पैसाची की। तो अब आप यहाँ पे यह बताएंगे कि इसमें कहाँ से आ जाती हैं। तो यह जो एक आपके यहाँ क्या हो जाती है, जो पैसाची अपभ्रंश होती है, पैसाची अपभ्रंश से सिंधी और पंजाबी भाषा आई है, ठीक। सिंधी और पंजाबी भाषा का विकास जो होता है वह यहीं से होता है, ठीक है, पैसाची अपभ्रंश से होता है मित्र। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर विकल्प नंबर ए एकदम सही उत्तर मान लिया जाएगा, ठीक। बी एकदम क्या होगा, सही उत्तर होगा। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर क्या होते हैं, दीर्घ होते हैं, अघोष होते हैं, महाप्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, ठीक। तो सभी स्वर दीर्घ तो होते नहीं है, उसमें हर्ष और दीर्घ दोनों आते हैं, लघु और गुरु दोनों आते हैं। अब बात है अघोष की, अघोष होते नहीं, महाप्राण होते नहीं। आपके पास बच्चा क्या, अल्प प्राण। जितने भी व्यंजन होते हैं, जितने भी स्वर होते हैं, स्वर वह हमेशा क्या हो जाते हैं, वह हम अल्प प्राण और क्या हो जाते हैं, सभी व्यंजन और क्या कहलाते हैं, सघोष कहलाते हैं। इस चीज को अपने दिमाग में सेट करके रखिएगा। जितने भी व्यंजन वर्ण होते हैं वह सभी व्यंजन वर्ण क्या कहलाते हैं, अल्प प्राण और सघोष कहलाते हैं, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। रिपोताज किस भाषा का शब्द है, ठीक। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है मित्र, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। रिपोताज किस भाषा का शब्द है, तो लिखा गया फ्रांसीसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली और जापानी। इसमें जो 4 आपके सामने आंसर दिया गया है, इन चारों का उत्तर आप बताएंगे, चारों में से चुनकर उत्तर बताएंगे कि रिपोताज किस भाषा का शब्द है। रिपोताज किस भाषा का शब्द है, यह आप झटपट आप बताइए, हमें झटपट आप बताइएगा, एकदम तुरंत बताइएगा कि क्या क्या कहा गया, रिपोताज किस भाषा का शब्द है, ठीक। तो रिपोताज फ्रांसीसी का है, अंग्रेजी का है, पुर्तगाली का है, तो कि जापानी का है। तो सीधा सा उत्तर आप क्या जानिए, रिपोताज किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक। किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ठीक है। अब इतना आप याद रखिए। सॉरी, रिपोताज की बात कर रहा है, रिपोताज, एक मिनट। रिपोताज किस भाषा का शब्द है, अगर आपसे पूछा जाएगा रिपोताज किस भाषा का शब्द है, तो रिपोताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। गलती हो गई भाई, क्षमा चाहते हैं, ठीक। रिपोताज किस भाषा का शब्द है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। या कम 4 बार आपके एग्जाम में पूछा गया, पुलिस के एग्जाम में, ठीक है। तो ध्यान रखिए, रिपोताज किस भाषा का शब्द है, फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होती है, चलिए बताइए, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीय है, सौराष्ट्र है कि राष्ट्रीयता है। तो मित्र या तो कई बार आपके एग्जाम में कई बार आपके सामने भी रहा है, तो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, राष्ट्रीयता होगी, ठीक। राष्ट्रीय भी नहीं होगा, सौराष्ट्र है नहीं, राष्ट्रीय लिखा ही नहीं जाता, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा विकल्प चुन लेना है, राष्ट्रीयता चुन लेना है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो हर रोज एक एग्जाम जो हम आपको अभ्यास करवा रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं से लिंग की बात आ ही रही है, ठीक। जब लिंग की बात आ रही है तो उसमें ध्यान रखिएगा कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो वायु लिखा गया है, रेणु लिखा गया, सेतु लिखा गया, रज्जु लिखा। वायु चलती है, होती है, रेणु होती है, रज्जु होती है,
ठीक। बच्चाओं के पास क्या, सेतु, सेतु बनाया जाता है, निर्माण किया जाता है, सेतु का निर्माण होता है। जैसे रामचंद्र भगवान की बात करिए तो समुद्र में सेतु का निर्माण किए थे ना, तो वहां पे रामचंद्र भगवान क्या किए थे, समुद्र में सेतु का निर्माण करवाए थे। तो सेतु क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। सेतु क्या हो जाएगा, पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। बाकी ये सब सारे शब्द क्या हो जाएंगे, स्त्री लिंग कहलाएंगे। ठीक, यह सभी स्त्री लिंग कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्लियर हो गया कि यहाँ सेतु क्या हो गया, पुल्लिंग शब्द हो गया। ठीक, अब आगे चले, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर होती है। ठीक, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर होती है, उस आधार को कौन सा कारक प्रयोग किया जाता है? अपादान किया जाता है, संप्रदान किया जाता है, संबंध किया जाता है कि करण कारक किया जाता है? तो आप चलिए बताइए, फटाफट बताइए कि इसमें कौन से कारक का प्रयोग किया जाता है? अपादान हमेशा क्या हो जाता है, लेने देने के लिए प्रयोग किया जाता है, लेने देने या कहने। ठीक, कहने या किसी के से कुछ पूछने या बोलने के लिए होता है। ठीक, अब अपादान मतलब क्या हो जाता है, आधार से अलग होना। ठीक, आधार से अलग होना। ठीक है, अब संबंध मतलब क्या हो, आधार से जुड़ना। ठीक, आधार से जुड़ना हो जाएगा। ठीक है, आधार से जुड़ना। करण कारक मतलब क्या होगा, साधन का प्रयोग करना। ठीक, अब आप बताइए कि जब जिस वस्तु का आधार से अलग होने का भाव प्रतीत होता है उसे हम क्या कहते हैं, अधिकरण। उसे क्या कहा जाता है, अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक में क्या हो जाता है, एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होने का भाव प्रतीत होते है। एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने का भाव प्रतीत होता है। अलग होने का भाव प्रतीत होता है। जहाँ एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होने का भाव प्रतीत होता है उसे क्या नाम दिया जाता है, अपादान कारक कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं। तो यहाँ पे विकल्प नंबर बी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अब कहा गया इनमें से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? क्या कहा गया, इसमें से मध्यम पुरुष सर्वनाम वाले उदाहरण कौन सा है? किसमें? विकल्प दिया गया है, मैं, तू, वह, उपरोक्त में सभी। ठीक, अब भैया देखिए, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। जब पुरुष की हम बात करते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करते हैं, इसमें 3 पुरुष होते हैं। एक को उत्तम पुरुष कहा जाता है, एक दूसरा क्या हो जाता है, मध्यम पुरुष होता है, तीसरा क्या हो जाता है, अन्य पुरुष हो जाता है। ठीक, अन्य पुरुष हो जाते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हो गए। अब यहाँ मैं की बात कहा, तू की बात कहा गया, वह की बात कहा गया, उपरोक्त में कोई सभी की बात कहा गया है। तो अब आप बताइए मध्यम पुरुष में कौन जाएगा? तो मध्यम पुरुष में क्या जाएगा, यह भी आप देख लीजिएगा। जब मध्यम पुरुष की बात होती है तो वहां पे क्या हो जाता है, तू होता है। तो जब मध्यम पुरुष होता है तो यहाँ पे क्या कहा जाता है, तू की बात कहा जाता है, यहाँ मैं की बात कहा जाता है, और यहाँ अन्य पुरुष में वह की बात कहा जाता है। ठीक, अब आपका क्लियर हो गया ना? अब यहाँ आपका क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब यहाँ पे मध्यम पुरुष में क्या होगा, तू, तुम, तुमने, तुम्हें, तुम्हारा, तुमसे। ठीक, यह सारे शब्दों का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, मध्यम में किया जाता है। मैं, मेरा, हमारा, हमें, हमारा, हमसे, यह सब क्या हो जाता है उत्तम पुरुष में। ए, वे, इनसे, उनसे, उनका, या क्या हो जाता है, अन्य पुरुष में आ जाता है। क्लियर है? क्लियर है ना यहाँ तक? अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? मतलब कि जो वाक्य दिया गया इसमें कौन से वाक्य में अकर्मक क्रिया है? मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती हैं, श्यामा सोता है। ठीक, इसे श्याम कर लीजिए, श्याम सोता है, वह अपना सिर खुजलाता है। तो वह अपना सिर खुजलाता है, तो हमने आपसे हमेशा कहा था कि जब सकर्मक क्रिया होगी वहां पर कौन और क्या कहकर प्रश्न पूछने पर उत्तर मिलेगा। ठीक, उत्तर मिले तो जान लेना कौन सी क्रिया हो गई, सकर्मक। ना उत्तर ना मिले तो वहां पे क्या हो जाएगा, अकर्मक। ठीक, चलिए क्रिया से प्रश्न पूछते हैं, कौन पढ़ता है?
मैं पढ़ता हूँ। क्या पढ़ते हैं? उत्तर। दोनों को उत्तर आ गया ना। कौन ललचाता है? ए। क्या ललचाते हैं? जी। जी ललचाता, जी मतलब मन। कौन सोता है? श्याम। क्या सोते हैं? उत्तर नहीं आया, तो विकल्प नंबर सी राइट आंसर हो गया भैया। विकल्प नंबर सी एकदम सही उत्तर आ गया। क्लियर है? विकल्प नंबर सी एकदम सही उत्तर है, श्याम सोता है। ठीक, श्याम सोता है। ठीक, बाकी सारे यह भी क्या, यह क्या है? सकर्मक क्रिया हो गई। ठीक, यह क्या हो गया? सकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है, यह क्या हो गए? सकर्मक क्रिया हो गई। ठीक, तो इसमें क्या हो गया? सब एक ही सकर्मक, केवल और केवल एक ही है। श्याम सोता है, यह क्या हो गया? अकर्मक। सोना, रोना, चलना, यह हमेशा क्या होगा? अकर्मक क्रिया होगा। पिघलना अकर्मक क्रिया, घिसना अकर्मक क्रिया। ठीक, टूटना अकर्मक क्रिया, यह सब अकर्मक क्रियाओं के साथ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि सही युग्म पहचानिए, मतलब युग्म का जो जोड़ा दिया गया उसमें जोड़े को क्या करना है? आपको पहचानना है। तो चलो जोड़ा पहचान लेते हैं। तो वैसे भी आप लोग जोड़ा पहचानने में बहुत माहिर आदमी होंगे। ठीक, जैसे कोई भी देखे तो आप समझिए जोड़ा है कि कपल है कि युगल है। ठीक, कि और क्या है, या तुरंत आप लोग पहचान लेते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ भी जोड़ा पहचान लीजिए। अब कहा गया काले टोपी, सुनहरी पत्ता, ठीक, दुबला पतला लड़का, यहाँ पत्ती के लिए सुनहरी पत्ती, उड़ता हुआ चिड़िया। इसमें देखिए कि जो शब्द लिखा गया उसके सापेक्ष जो आगे लिखा गया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। टोपी काली हो सकती है, कोई बात नहीं। ठीक, अब सही युग्म की पहचान करना है। ठीक है, और जब सही युग्म की पहचान करना है तो इसमें आप देखिए कि सही युग्म की पहचान करना है। ठीक है, सही युग्म की पहचान करिए। इसमें कहाँ? अब काले टोपी है, गलत है। सुनहरी पत्ता, यह भी गलत है। ठीक, उड़ता हुआ चिड़िया, यह भी गलत है। बस दुबला पतला लड़का, यह क्या है? यह सही है। ठीक, अब यह क्या हो गया? यह युग्म सही है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों यह गलत है, क्योंकि काले टोपी नहीं होती, काली टोपी होती है। अगर यहाँ पे हम काली लिख देते तो काली टोपी हो जाती। सुनहरे पत्ते होते हैं, पत्ते, सुनहरी पत्ती या पत्ता नहीं होता। ठीक है, सुनहरे पत्ते कहा जाता है, क्योंकि पत्ते तो बहुत सारे होते हैं, सुनहरे शब्द लगाना चाहिए, इसलिए यह गलत हो गया था। उड़ता हुआ चिड़िया नहीं, उड़ती हुई चिड़िया होना चाहिए था, तब सही होता। यहाँ उड़ता लिखा गया है, इसलिए यह क्या है? गलत हो गया। ठीक, अब जोड़ा पहचानना सीख गए ना। अब आप इसी तरीके जोड़े को पहचानिएगा। ठीक, इसी तरीके जोड़े को पहचानिएगा। अब इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिकारी शब्द है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अभिकारी शब्द है? तो आप बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा अभिकारी शब्द है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अभिकारी शब्द है, यह बताएंगे। अव्यय लिखा गया है, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम। तो भैया देखिए कि अभिकारी के नाम से प्रसिद्ध कौन है? अव्यय। क्या प्रसिद्ध है? अव्यय। तो विकल्प नंबर ए सही। बाकी तीनों क्या हैं? विकारी। ठीक, मतलब कि शब्द के जो भेद होते हैं, शब्द के दो भेद होते हैं। शब्द के भेदों में एक आता है विकारी शब्द आता है। ठीक, दूसरा क्या आ जाता है? अविकारी शब्द आ जाता है। ठीक, अविकारी शब्द आ जाता है। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण यह आ जाते हैं। ठीक, यह आ जाता है। और अविकारी में क्या आ जाता है? अविकारी में आ जाता है आपका क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक, फिर एक आ जाता है समुच्चय, संबंध, और एक आता है विस्मय आदि। विस्मय आदि आ जाता है। तो यह जितने भी होते हैं यह क्या होते हैं? सब अव्यय होते हैं, अव्यय के भेद होते हैं। ठीक, तो यहाँ अभिकारी के रूप में कौन चला जाएगा? मात्र और मात्र अव्यय जाएगा। बाकी जितने भी हैं यह सब क्या हो जाते हैं? यह सब विकारी हो जाते हैं। ठीक, तो शब्द के दो भेद होते हैं, जहाँ पे विकारी और अवकारी की बात कही जाती है। दोनों का हमने अंतर आपको बता दिया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया अध्यक्ष और क्या लिया गया? अधिष्ठता में उपसर्ग कौन सा है? ठीक है, में उपसर्ग कौन सा है यह आपको बताना है। तो इसमें देखिए कि इसमें में उपसर्ग कौन सा है? अध्यक्ष कहा गया, अधिष्ठता कहा गया। में उपसर्ग क्या है? अधि है कि अति है कि अध है कि प्रति है? प्रति तो है नहीं, गलत हो गया।
अति भी नहीं हुआ, यह भी गलत। अति कहीं बात आई नहीं है। अब बच्चों के पास दो विकल्प आए, अधि और अध। अब आप देखिए कि जब अधि और अध की बात करते हैं, अध नहीं है, इसमें कौन सा उपसर्ग बचेगा, केवल अध। देखिए कहा जाता अधिधन अच्छ, अधिधन अच्छ, ठीक। यहाँ से क्या निकाले, ए का क्या बनाए, या सब मिला दिए, शब्द क्या बन गया, अध्यक्ष। या आ गया कि नहीं आ गया, या आया बन के। तो इसमें संधि अगर पूछा जाए तो कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि। वही चीज यहाँ पर भी है, अधिधन ठाता, अधिधन अगर कहा जाए अधिधन ठता, ठीक। विसर्ग का क्या हो जाता, मूर्धन्य सा के साथ परिवर्तन, तो शब्द क्या बन जाता, अधिष्ठता, ठीक। क्या बन जाता, अधिष्ठता बन जाता है, ठीक। और अधिष्ठता में कौन संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। बात क्लियर है। अगला देखते हैं, लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय, कौन सा तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है, ठीक। तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है। तद्धित मतलब कि जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के शब्दों से बने होंगे उसे तद्धित प्रत्यय कहा जाता है, और जो क्रिया से बने होंगे उसे क्रियांत प्रत्यय कहा जाता है। अब आप देखिए, शिक्षक, मायावी, पौरुषी, यह सब क्या है, यह सब क्या हो जाते हैं, संज्ञा वाले पद से। कौन सा संज्ञा से नहीं है, तो सजावट क्या हो जाता है, सजावट क्या हो जाता है, कृदंत प्रत्यय के साथ आ जाता है, ठीक। किसके साथ आता है, कृदंत प्रत्यय, अर्थात विकल्प नंबर डी एकदम सही उत्तर माना जाएगा, ठीक। विकल्प नंबर डी एकदम सही उत्तर होगा, माना नहीं जाएगा, होगा, ठीक। तो विकल्प नंबर डी एकदम सही उत्तर। क्या इस निरीह की रक्षा करने वाला कोई वीर बच्चा है, क्या कहा गया, क्या इस निहीर की रक्षा करने वाला कोई वीर बच्चा है। तो आप बताइए कि इस निहीर की रक्षा करने वाला कोई वीर बच्चा है, यह किस प्रकार का वाक्य है, यह किस प्रकार का वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य है, ठीक। तो किसका कौन सा वाक्य है, अब आप बताइए। पूछा गया क्या इस निरीह की रक्षा करने के लिए करने वाला कोई बच्चा है, कोई वीर बच्चा है। तो यह क्या पूछा जा रहा है ना, क्या इस निरीह की रक्षा करने वाला कोई वीर बच्चा है, मतलब निरीह मतलब कोई कमजोर आदमी जो सताया जा रहा है उसके लिए कहा गया, पूछा गया और लोगों से कहा गया क्या इस निरीह की रक्षा करने वाला कोई वीर बच्चा है। तो वहां पे क्या हो गया, या प्रश्नवाचक वाक्य हो जाता है मित्र। यहाँ पे कौन सा वाक्य हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया क्या से, और वीर बच्चा है यहाँ, तो विकल्प नंबर ए एकदम सही उत्तर माना जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। वह खा रहा था कौन सा काल होगा, ठीक। खा रहा था लेकिन खाया तो नहीं था, खाया नहीं था ना, तो लिखा गया पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, सामान्य भूत, है नहीं, संदिग्ध है नहीं, पूर्ण नहीं बचा क्या, अपूर्ण भूत। खा रहा था लेकिन अभी खा नहीं पाया था पूरा, ठीक। और खा रहा होगा ये अभी नहीं कहा गया है, ठीक है। तो खाया, खा रहा था, इसमें कहा गया रहा था में कौन सा हो जाएगा, अपूर्ण भूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूत हो जाएगा। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, कहा जाता धनुष टंकार का संधि विच्छेद है। धनुष टंकार का सही संधि विच्छेद क्या है, धनुधन टंकार है, धनुष धन टंकार है, धनुधन इष्टकार है, कोई नहीं। ये तो गलत हो गया, यह भी गलत है, यह भी गलत है। इसमें यह जो धनुष लिखा गया यहाँ साया नहीं आना चाहिए, बच्चा क्या आपके पास यह, ठीक। तो क्या हो जाएगा, धनु धन टंकार हो जाएगा, धनु धन टंकार। यहाँ पे क्या आया, ऊ के बाद क्या दिखाई दे रहा है, विसर्ग, विसर्ग बाद दिखाई दे रहा है टा, तो विसर्ग का परिवर्तन किसके साथ होगा, मूर्धन्य सा के साथ। शब्द क्या बन गया, धनुष टंकार बन गया। शब्द क्या बना, धनुष टंकार बना। बात क्लियर है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस चिन्ह को क्या कहते हैं, ठीक। जो यहाँ पर चिन्ह लगा है या जो कामा लगा बिंदी लगाया गया, इस चिन्ह को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, पूर्ण विराम कहते हैं, अर्ध विराम कहते हैं, निर्देशक कहते हैं कि अल्प विराम कहते हैं, ठीक। तो ध्यान दीजिए भैया, पूर्ण विराम है नहीं, पूर्ण विराम तो यहाँ लगाया जाता है। निर्देशक मतलब यह जो योजक चिन्ह लगाते हो,
अल्प विराम मतलब कि क्या, जो यह छोटा सा कॉमा लगाते हो। बच्चा आपके पास क्या, अर्ध विराम। ठीक, क्या बच्चा, अर्ध विराम। तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, यह कौन सा चिन्ह है, अर्ध विराम का चिन्ह है। ठीक, यह किसका चिन्ह है, अर्ध विराम का चिन्ह है। तो यहाँ 16 का क्या हो गया, बी हो गया। अगला क्वेश्चन कहा गया कि चरण कमल में कौन सा समास है। क्या कहा गया है, चरण कमल में कौन सा समास है। तो इसमें तो यह बहुत फेमस शब्द है समास का। तो इसमें कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। बहुव्रीहि नहीं होगा, द्वंद्व नहीं होगा, तत्पुरुष नहीं होगा। हाँ, एक कंडीशन तो हो सकता था, अगर मान लो कि वहां कर्मधारय समास ना होता या कर्मधारय समास ना होता, और अब आपसे पूछा जाएगा कि चरण कमल में कौन सा समास है, तब आप वहां पे तत्पुरुष लगाते हैं। अन्यथा अगर जब आपके पास तत्पुरुष कर्मधारय समास है तो आप सबसे पहले क्या लगाएंगे, इसमें कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। विकल्प नंबर एकदम सही उत्तर माना जाएगा। बात क्लियर हुई। तो विकल्प नंबर एकदम राइट आंसर। क्लियर, आगे बढ़े। अब अगला कहा जा रहा है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है। जानते ही तो अच्छी सी बात, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है, रति है कि हास है कि उत्साह है। यह बहुत फेमस रहा है। ठीक, तो शोक नहीं है, हास नहीं है, उत्साह नहीं है तो क्या है, रति है। ठीक, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति है। अब शोक का स्थायी, शोक किसका स्थायी भाव होता है, यह आप हमें बताएंगे। कौन सा रस होता है, करुण रस का स्थायी भाव होता है। हास्य रस का स्थायी भाव होता है। उत्साह वीर रस का स्थायी भाव होता है। ठीक, और श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हुआ है, रति हुआ है। ठीक, श्रृंगार को इस तरह लिखा जाएगा, इसमें आधा स्रा रहेगा। ठीक, पूरा स्रा नहीं रहेगा, शुद्ध है ये। तो इसमें क्या हो जाएगा, रति हो जाएगा। अब देखो आगे कौन, भारतेंदु हरिश्चंद्र आ गए। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या कहा था, निज भाषा उन्नति है सब अनुन्नति के मूल, बिन भाषा निज ज्ञान के मिटे न हे के सूल। ठीक, लेकिन ध्यान दीजिए यह पूछा ही नहीं गया इस पंक्ति में कितने क्या होंगे क्या नहीं होंगे। इसमें सीधा सीधा आपसे पूछा गया इस पंक्ति में कौन सा छंद है। आप बताइए कि इस पंक्ति में कौन सा छंद है, बताइए। तो ध्यान दीजिएगा मित्र, यह दोहा होता है। ठीक है, हम अब विकल्प नहीं पढ़े, दोहा, चौरोला, चौपाई और बरवे। तो इस पंक्ति में क्या हो जाएगा, दोहा छंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोहा छंद हो जाएगा। मात्रा निकाल लीजिएगा, निकालने के बाद कमेंट में जाके कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, कमेंट में जाके कमेंट आप जरूर करिएगा। तो निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, बिन भाषा निज ज्ञान के मिटे नहीं के सूल। या इसमें पंक्ति किसकी है, भारतेंदु की है। किसकी है, भारतेंदु की है। और यह क्या है, एक दोहा है, इसमें दोहा छंद हो जाएगा। ठीक, किस छंद का प्रयोग किया जाएगा, दोहा छंद का प्रयोग किया जाएगा। आगे देखिए फिर क्या कहा गया, दृग उच्छरत टूटत कुटुम, चुरत चतुर चित प्रेत। ठीक, परत गांठ दुर्जन हे दई नई यह रीति, दिग उछरत टूटत कुटुम, कुटुम मतलब परिवार। ठीक, चुरत चतुर चित प्रेम, चुरत मतलब क्या हो जाता है, खुश हो रहे हैं। कौन, जो चतुर है, जो परिवार को अलग कर रहे हैं। ठीक, परत गांठ दुर्जन ही। ठीक, परते ही गांठ क्या हो गए, सब उसका अलग अलग अपने जैसे जैसे आप लोग अलग हुए हैं ना, सब एक दूसरे के अलग अलग चले जाएंगे। ठीक, फिर कहा गया दई नई यह रीति, मतलब दैव यह है भगवान, या कैसी नई रीति है। इस पंक्ति मतलब एक ही परिवार का बिखर जाना, दूसरे के साथ अपना अच्छा संबंध बनाना, अपने भाई के साथ अच्छा संबंध ना स्थापित करना, अपनी बहनों के साथ अच्छा संबंध ना स्थापित करना, किसी अन्य से संबंधों का बहुत ज्यादा लगाव होना, यही क्या हो रहा है, यही इसमें बताया जाए। अर्थात यहाँ पंक्ति में कार्य और कारण एक साथ नहीं चल रहे हैं, दोनों में क्या हो रहा है, बिंब अथवा प्रतिबिंब का संबंध पाया जा रहा है। बिंब और प्रतिबिंब का संबंध पाया जाता है। ठीक, बिंब और प्रतिबिंब का क्या पाया जाता है, संबंध पाया जाता है। तब यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाता है, अब यही देखिए, विषम कोई अलंकार नहीं होता है, इसमें व्यतिरेक भी नहीं, निर्देशन भी नहीं, या असंगत अलंकार हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है, असंगत अलंकार हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है, कार्य और कारण का कोई संबंध नहीं होता है। जब कार्य और कारण का जहाँ पे कोई संबंध नहीं होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, असंगत अलंकार हो जाता है। ठीक, जैसे अगर कहा जाए चोट लगे तुमको तो दर्द मुझे होता है,
ये वाला जो गाना आता है उसमें भी असंगत। चोट लगी है तुमको, दर्द किसको हो रहा है हमको। ऐसे दो परिवार को जब अलग करते हैं तो दोनों भाई अपने में आपस में मजा नहीं लेते, उन दोनों का कोई तीसरा मजा लेता है। ठीक है, तो मतलब अलगाव दुख दर्द तो आपको है, लेकिन मजा कौन ले रहा, कोई तीसरा ले रहा होता है। तो वही हो रहा है यहाँ पर असंगत, मतलब कार्य और कार्य की कोई संगति नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, असंगत अलंकार हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द कौन सा है। चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द कौन सा होगा, लिखा गया है सोम, द्विज, वर्ण या ज्येष्ठ। ठीक, अब आप इसमें बताएंगे इसमें कौन सा होगा। ठीक है, सोम होता है कि द्विज होता है, वर्ण होता है, ज्येष्ठ होता है। ज्येष्ठ तो सोम कर तो द्विज, वर्ण भी गलत है। बचा क्या, द्विज। द्विज मतलब क्या होता है, चंद्रमा। द्विज का अर्थ किससे लगाया जाता है, ब्राह्मण से लगाया जाता है, पंछी से भी लगाया जाता है मित्र। ब्राह्मण, चंद्रमा, पंछी यह सब क्या हो जाते हैं, द्विज के अर्थ हो जाते हैं। किसके, द्विज के अर्थ हो जाते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए, जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो, जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो उसे जिज्ञासु कहेंगे, जननी कहेंगे, जानकी कहेंगे, नीतिज्ञ कहेंगे। ठीक, आप इसमें बताइए कि इसमें क्या कहेंगे आप। जानने की इच्छा रखने वाला क्या होता है, हमेशा जिज्ञासु होता है, यही जानने की इच्छा रखता है। ठीक है, क्या होता है, जिज्ञासु होता है या जानने की इच्छा रखता है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ए, विकल्प नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आगे चलते हैं। अरण्य का पर्यायवाची शब्द है, मतलब अरण्य का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है। कांतार दिया गया है, आभारी दिया गया, कुलीन कहा गया, सस्य कहा गया। ठीक, तो अब आप बताइए कि अरण्य, अरण्य का अर्थ किससे लगाया जाता है, जंगल से। इसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, कांतार हो जाएगा। आभारी होगा नहीं, कुलीन होगा नहीं, सस्य होगा नहीं, तो इसलिए इसमें कौन सा हो जाएगा, कांतार हो जाएगा। मित्र, हम आपको इसलिए ज्यादा इसके अंदर नहीं घुस रहे हैं क्योंकि एक 40 क्वेश्चन, एक सेट आपको करवाएं, 40 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन करवाने में आपको पूरा का पूरा 1.5 घंटे 2 घंटे समय चला जाता है। व्याख्या तो आपने हिंदी का हर जगह पढ़ी होगी, जहां पे मुझे लग रहा है कि ये कठिन है उसकी हम व्याख्या आपको और बेहतर दे रहे हैं। बाकी दे तो हर जगह व्याख्या रहे, लेकिन बस यह है कि कम समय में आप ज्यादा प्रश्नों के साथ जुड़ जाएं। ठीक, क्योंकि अब आपके पास वक्त इतना नहीं रह गया है कि हम आपको बहुत ज्यादा थ्योरिकल बताएं। ठीक, मतलब बहुत ज्यादा सिद्धांतों और नियमों को बताएं। अब हमें प्रश्न से जुड़ना है कि हमें हमारे सामने प्रश्न कैसे आता है, प्रश्न होते क्या क्या है। ठीक, यह चीज देखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कांतार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अनिवार्य का विपरार्थक शब्द क्या होगा। विपरार्थक हमेशा ध्यान रखिएगा क्या होगा, शब्द विलोम होगा। क्या हो जाएगा, शब्द विलोम होगा। ठीक, इसमें निवारणी दिया गया, ऐच्छिक दिया गया, अनावश्यक दिया गया। आवश्यक तो गलत है, अनावश्यक गलत है, बच्चा आपके पास क्या, ऐच्छिक। ठीक, तो 24 का क्या हो जाएगा, 24 का बी वाला विकल्प एकदम सही उत्तर माना जाएगा। बी वाला विकल्प एकदम सही उत्तर माना जाएगा। क्लियर हो गया कि अनिवार्य का विलोम क्या हो जाएगा, ऐच्छिक हो जाएगा। अनिवार्य मतलब क्या, इंपॉर्टेंट होता है। ऐच्छिक मतलब जो चुना जा सके। ठीक, वैकल्पिक भी जिसे कहा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह इसको आप देख लीजिएगा। अब कहा गया अपनी ढपली अपना राग। अब आप कहोगे सर वहां अकेले अकेले अपनी ढपली अपना राग बजा रहे हैं, बाकी को मतलब नहीं है, तो यह क्या हो गया, इसका अर्थ क्या हो गया, बंदर बांट करना, संगठन का भाव होना, अपना गीत गाना, इनमें से कोई नहीं। ठीक, अपना गीत गाना भी एक मुहावरे है, ध्यान रखिएगा। केवल और केवल अपनी बकना होता है। ठीक, अपनी कहना होता है, किसी और की न सुनना होता, अपने मन की करना होता है। तो वही कहा गया अपनी ढपली अपना राग। ढपली हम बजाते हैं, हम गाना गाते रहे, तो वही क्या हो गया, अपनी ढपली अपना राग। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए जो म्यूजिशियन होते हैं, जो ढपली बजाते हैं, वो अलगे बजाते हैं, वो गाना जल्दी नहीं गाते हैं। ठीक है, कुछ रेयर केस में आ जाते हैं नौटंकी ऑर्केस्ट्रा में, बाकी और कहीं जल्दी आते नहीं। जो गाना गाता है सिर्फ गवैया होता होगा। ठीक, तो अपनी ढपली अपना राग मतलब कि अपना गीत गाना हो गया। ठीक, अपना गीत गाना हो गया। विकल्प नंबर सी एकदम सही उत्तर माना गया। तत्सम शब्द है, क्या है, तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन सा है भैया, तत्सम शब्द क्या है, हाथ है, दूध है, काष्ठ है कि आम है। बताएं फटाफट आप हमें, इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है, जल्दी जल्दी बताएं, फटाफट बताएं ताकि आगे भी बढ़ा जाए। तत्सम एकदम तो आप देख सकते हैं पूरे 4 विकल्पों में दिया गया है, तो यहाँ पे केवल और केवल क्या आया है, काष्ठ आया है।
काष्ठ शब्द को हम क्या कहेंगे? तत्सम शब्द कहेंगे। हाथ तद्भव शब्द है, दूध तद्भव है, आम भी तद्भव है। हाथ का तत्सम क्या होगा? हस्त होगा। दूध का क्या हो जाएगा? दुग्ध हो जाएगा। आम्र का तत्सम क्या हो जाएगा? आम्र हो जाएगा। ठीक। अब काष्ठ मतलब काठ, इसे क्या कहा जाता है? काठ, उसी को काष्ठ कहा जाता है। ठीक। तो काष्ठ मतलब लकड़ी, काष्ठ उसका तत्सम रूप है लकड़ी का। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है, या आप बताइएगा कि वर्तनी के दृष्टि से एक शब्द अशुद्ध है, तो वर्तनी के दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अंतर ध्यान कहा गया, अनुग्रहित कहा गया, अध्यात्म कहा गया, ठीक, और अधीन कहा गया। ठीक है, अब इसमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो ध्यान दीजिए, अधीन होता नहीं, या अधीन क्या हो जाता? आधीन होता है। ठीक, आधीन हो जाता है। ठीक, तो यह क्या हो गया? अशुद्ध हो गया। ठीक है, बाकी और सब क्या हैं? शुद्ध लिखे गए हैं। ठीक, बाकी और सारे शब्द क्या लिखे गए हैं? शुद्ध लिखे गए हैं। ठीक है, तो अब आप इसको ध्यान दीजिएगा कि इसमें कौन सा शुद्ध हुआ, और मतलब शुद्ध वर्तनी के दृश्य से आया, यह ध्यान रखिएगा। तो यह अशुद्ध हो गया, अधीन। ठीक, आगे चलते हैं, अगला चलते हैं कि इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। लिखा गया है कि एक शुद्ध वाक्य को चुनना है। एक शुद्ध वाक्य को क्या करना है? चुनना है। तो कहा लिखा गया, चार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है। उपरोक्त वाक्य का संज्ञान लें। ठीक, शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक, चार दीवारी नहीं होता, चार दीवारी होता है। चार दीवारी होता है, दीवारी के पार एक सुंदर, चार शब्द ही गलत है, इसलिए वाक्य गलत हो गया। उपरोक्त, तो उपरोक्त लिखा ही नहीं जाता, शब्द ही गलत है। बाकी वाक्य का संज्ञान सही है। अब शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। शिक्षणेतर नहीं होता है, शिक्षणोत्तर होता है। ठीक, यहाँ शिक्षणोत्तर कहा जाएगा, यह शब्द ही गलत है। बच्चा आपके पास क्या? डी, यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यह वाला विकल्प क्या हो जाएगा? एकदम सही उत्तर हो जाएगा। तो विकल्प नंबर डी, ठीक, क्या हो गया? विकल्प नंबर डी एकदम सही उत्तर माना गया। ठीक है, एकदम सही उत्तर है, माना नहीं गया है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द युग्म चरण और धर्म का उचित अर्थ बताइए। ठीक, चरम और धर्म का उचित अर्थ बताना है। टूटना शाश्वत होता है, श्रेष्ठ या शक्तिहीन होता है। ठीक, अंतिम सौम्य या चमड़ा होता है, चमड़ा या अंतिम सत्य होता है। ठीक, अब आपके सामने यहाँ पर चार विकल्प दिए गए। चारों विकल्पों में से आप इनका सही उत्तर आप हमें बताएंगे। चरम का मतलब क्या होता है? चमड़ा होता है। ठीक, अब हम एक चित्र बता दिए। अब देखिए, चरम तो चमड़ा से लगा दिया गया है। ठीक, क्योंकि यह तो चरम का अर्थ क्या हो जाता है? अंतिम सीमा हो जाए। चरम का अर्थ क्या हो जाए? अंतिम सीमा लिखा जाए, यह तो चमड़ा से लगाया जाता है। तो चरम और चमड़ा में क्या अंतर हो गया? अब आप इसके विकल्पों को देखिए, इनके विकल्पों को देखकर इसका सही उत्तर आप चयन करके बताइए हमें। आप बताइए, फटाफट बताइए। इसमें क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी हो जाएगा। चरम का अर्थ क्या होता है? चमड़ा। धर्म का अर्थ क्या होता है? अंतिम सत्य। ठीक, मतलब कि कुल जीवन आप जी लेंगे लेकिन सत्य एक ही है, क्या? धर्म। ठीक, तो विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, चमड़ा और अंतिम सत्य। अंतिम सौम्य भी होता है, सौम्य ने अंतिम सीमा कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अंतिम सीमा चरम का अर्थ लगा लेते हैं, लेकिन धर्म का अर्थ चमड़ा थोड़ी लगाएंगे। धर्म का अर्थ किससे लगाया जाएगा? अंतिम सीमा से ही लगाया जाएगा। तो विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर हो गया, 29 का डी एकदम सही उत्तर माना गया। ठीक, अब अगला देखते हैं, किस क्रमांक में भीति और भित्ति शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? किसका किसका? भीति और भित्ति। अब दिया गया, डर या दीवार, आकाश या भय, डर या नौकर, धरती या भय दिया गया है। अब इसमें कौन सा सही हो जाएगा? आप बताएं फटाफट। अब बताइए, भीति का अर्थ क्या होता है? भीत मतलब डरा हुआ। ठीक, भित्ति का अर्थ क्या होता है? दीवार। ठीक,
डर और दीवार देखिए विकल्प में कहाँ है, ए वाले में, तो विकल्प नंबर एकदम सही उत्तर माना जाएगा। कौन सा, एकदम सही उत्तर माना जाएगा। बात क्लियर है, एकदम सही उत्तर माना जाएगा। यहां तक की बात क्लियर है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्याकरण की दृष्टि से हिंदी शब्द क्या है। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपके लिए बहुत संशय की बात हो गई है कि व्याकरण की दृष्टि से हिंदी शब्द क्या है। तो हिंदी शब्द क्या है, पूरे हिंदी शब्द क्या है। अब देखिए कि अब आपको सर्वनाम मिला, क्रिया मिले, विशेषण मिला, अव्यय मिला है। लेकिन मित्र यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ अगर एक शब्द और लिख दिया जाता है, संज्ञा या सर्वनाम है, तब एकदम सही हो जाता है। लेकिन यहाँ जब सर्वनाम अकेले दिया है तो इसलिए विकल्प नंबर ए को ही चुनेंगे। क्यों चुनेंगे, क्योंकि अगर संज्ञा और सर्वनाम ना होते तो क्रिया, विशेषण, अव्यय की बात ना होती। जब इन व्याकरणिक दृष्टिकोण ना होते तो हिंदी का निर्माण ना होता। ठीक, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, विकल्प नंबर ए एकदम राइट आंसर हो गया, सर्वनाम। ठीक, क्या हो गया, सर्वनाम। अब समझ में बात आई है, क्योंकि यही सर्वनाम से ही यह सबका निर्माण हुआ। जब इनका निर्माण हुआ तो नाम ही आया, क्या हिंदी आया, नहीं तो ना आता। ठीक है, अगला कहा गया, कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है। तो आप बताएंगे कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है। तो इसको आप हमें बताएंगे कि किस जनपद में बोली जाती है। तो मेरठ में बोली जाती है कि देहरादून में बोली जाती है, हरदोई में बोली जाती है कि मथुरा में बोली जाती है। ठीक, आप हमें बताएंगे कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है। तो कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है मित्र, तो यह ध्यान रखिएगा, कहाँ बोली जाती है, हरदोई में बोली जाती है। ठीक, बाकी मेरठ खड़ी बोली वाला क्षेत्र है, मथुरा ब्रज भाषा वाला क्षेत्र है। ठीक, और खड़ी बोली का ही प्रभाव कहाँ गया है, देहरादून में भी की तरफ भी गया है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे कन्नौजी बोली की बात कही है तो हरदोई आ गया। ठीक, क्या हो गया, हरदोई जनपद में बोली जाती है। बात समझ में आ रहे हैं। आप लोग लाइक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे तब तो आगे कार्य चलता रहेगा ना। शेयर लाइक करते रहिएगा आप लोग। अब देखिए, कह दिया गया कि अधोलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़ने के लिए बोला गया। देख लीजिए, वहां भी लिखा रहेगा, हम भी लिखे हैं कि ध्यान से पढ़ना, इसको तो इधर उधर ना करके पढ़ना है। और कहा गया कि इतने से इतना क्वेश्चन उत्तर गद्यांश के अंदर आधार पर दिए गए हैं। अब कहा गया है गद्यांश में, कहा मनु की बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी, लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई वगैरह की। ठीक, मतलब एक जगह ऐसा लिख दिया जहां सफाई वगैरह लिख दिया। ठीक, खुद उस सफाई भाई की होगी। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा, काटने की गति का हिसाब लिखा जाए, मन में आए हुए विचार लिखे जाएं। ठीक, जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणी लिखी जाए, वगैरह का उपयोग नहीं होना चाहिए। डायरी में वगैरह शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। यह चीज किसने कह लिख दिया था, गांधी जी ने किसके लिए था, मनु की बहन के लिए लिख दिया था। जिससे जो पढ़ा हो जो लिखा जाए, ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना पच गया यह मालूम हो जाता है। जो बातें हुई हो जो लिखी जाए, मनु ने अपने गलती का एहसास किया और डायरी विद्या की पवित्रता को समझा। गांधी जी ने पुनः मनु से कहा, डायरी लिखना आसान नहीं है, यह एक इबादत करने जैसी विधा है। इसमें शुद्ध सच्चे रूप से प्रत्येक छोटी बड़ी घटनाओं को निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए। कोई बात हमारे विरुद्ध ही क्यों ना की जा रही हो, इससे हमसे सच्चाई को स्वीकार करने की शक्ति प्रदान होती है। तो यह सारी बातें किसने कहा था, गांधी जी ने कहा था। किसके लिए कहा था, मन की बहन के लिए कहा था। तो अब हमने गद्यांश को क्या किया, ध्यान पूर्वक पढ़ा है, एक एक लाइन पढ़ा है। अब इसका प्रश्न देखते हैं। मन को अपने किस गलती का एहसास हुआ है। उन्होंने डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था, गांधी जी की बात नहीं मानी थी। मनु ने डायरी काटने की गति का हिसाब नहीं लिखा था, उसने डायरी में सही सही बातें लिखी थी। तो इसलिए क्या एहसास क्या हुआ, जो वगैरह शब्द लिखे थे, विकल्प नंबर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो 33 का कौन सा सही हो जाएगा, ए। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान से पढ़ें तब उत्तर मिल रहा भैया, नहीं इतना मिलता। लिखा गया, गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई। क्योंकि वो चाहते थे कि बातों को ज्यों का त्यों लिखा जाए। वगैरह शब्द के जगह आदि शब्द का प्रयोग किया सही होगा। गांधी जी चाहते थे कि सही भाषा का प्रयोग हो।
वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं होती है। तो आप हमें बताएंगे, भाई ना भाई हम बात किए थे वगैरह शब्द से क्या हो जाता है, कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं होती। तो विकल्प नंबर डी। तो 34 का क्या हो गया, डी सही उत्तर हो गया। फिर 35 पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, 35 ठीक। 35 देखते हैं। 35 में कहा गया गांधी जी ने डायरी लिखने इबादत करने के जैसा क्यों कहा, क्योंकि दोनों में सच्चाई और ईमानदारी होती है, दोनों में समय कम लगता है, दोनों कार्य हमारे कर्तव्य में शामिल हैं, दोनों कार्य रोज किए जाने चाहिए। ठीक, तो ऐसा तो नहीं था कि डायरी लिखने इबादत करने के समान, इसलिए बताया था क्योंकि दोनों में क्या होनी चाहिए, सच्चाई और ईमानदारी होती है। ठीक है, दोनों में क्या होती है, सच्चाई और ईमानदारी होती है। तो विकल्प नंबर एकदम राइट आंसर हो गया, 35 का 1 हो गया। अब लिखा गया डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें व्यक्ति का समय अच्छा गुजर जाता है, इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वयं का मूल्यांकन करता है, इसमें व्यक्ति पूरे दिन किए गए जमा खर्च का हिसाब किताब करता है। गांधी जी इसे महत्वपूर्ण मानते हैं। तो आप बताएंगे, आप इसमें उत्तर की खोज आप करेंगे, डायरी लिखना किस लिए महत्वपूर्ण माना गया था। ठीक है, किस लिए महत्वपूर्ण माना गया था, क्योंकि डायरी से लिखने में व्यक्ति अपनी सत्यता को लिखता है। डायरी मतलब व्यक्ति अपने सत्यता को लिखता है। अभी पढ़ा गया था गद्यांश को ध्यान से। ठीक, मतलब कि सत्यता को लिखना होता है, जिसमें व्यक्ति क्या करता है, स्वयं का विश्लेषण और स्वयं का क्या करता है, मूल्यांकन कर लेता है कि हमने क्या कमाया है, कितने लोग हमारी बुराई करते थे, आज मैं हूँ क्या, आगे क्या रहूंगा, यह सारी चीजों की स्पष्टता व्यक्त हो जाती है। ठीक, तो 36 का क्या हो गया, बी। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे। गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे, आराम करते थे। आराम करते थे नहीं, इसमें लिखा गया देखिए, हस्ताक्षर करते थे जिससे जांच का प्रमाण दिया जा सके। हस्ताक्षर करते थे क्योंकि यह नियम था, लोगों को उनकी गलती का एहसास कराते थे। डायरी पर हस्ताक्षर करते समय वह देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। तो आप इसमें बताइएगा कि इसमें कौन सा सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, गांधी जी प्रतिदिन डायरी लिखने का जो नियम लगाया था, उससे उनको यह पता चल जाता था कि व्यक्ति जो है वह किस कार्य को कर रहा है, उसका विचार, उसकी गति, उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। इसलिए उन्होंने डायरी लिखने की प्रथा का प्रारंभ किया। तो उसमें विकल्प नंबर डी एकदम सही उत्तर माना जाएगा। प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास होगा, कौन सा प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास होगा, या अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिदिन में कौन सा समास हो जाएगा, तो प्रतिदिन में तत्पुरुष समास गलत है, द्वंद्व समास गलत है, द्विग समास गलत है। बच्चा आपके पास क्या, अव्ययीभाव समास। क्यों ऐसा कहा गया, क्योंकि हमने आपको देखते ही बता दिया, यहाँ प्रति क्या है लगा है, एक उपसर्ग के रूप में है। प्रति क्या है, एक उपसर्ग के रूप में है। जब उपसर्ग आ जाएगा तो वहां पे हमेशा क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक, वहीं भी तुरंत क्या हो जाएगा भैया, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। पुलिस एग्जाम के लिए इतना महत्वपूर्ण, तो आपको एक पहचानने का तरीका बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। ठीक, अब इसके आगे चलते हैं। पढ़ा हुआ कितना पच गया का अर्थ क्या होता है। पढ़ा हुआ कितना पच गया, इसका अर्थ क्या हो जाता है। ठीक, पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया है, कितना सही उच्चारण के साथ पढ़ा गया है, पढ़े हुए का कितना विश्लेषण किया गया, पढ़ा हुआ कितना समझ में आया है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन या गद्य से लिया गया है। ठीक, इसको देख लीजिएगा। पढ़ा हुआ पच गया मतलब इसका यह होता है कि जो कितना समझ में आया हुआ है। ठीक, कितना समझ में आया हुआ है। ठीक, तो विकल्प नंबर डी एकदम राइट आंसर। प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ का रचयिता कौन है। रसखान है, रहीम है, नंददास है, मीराबाई है नहीं, क्योंकि नरसिंह जी के महाराज गीत गोविंद का टीका, यह सारी रचनाएं किसकी है, मीराबाई की है। तो इसमें केवल और केवल कौन बच्चा है, आपके पास कौन बच्चा है, रसखान बच्चे हैं। प्रेम वाटिका रचना किसकी है, रसखान है, रहीम की भी नहीं, नंददास की भी नहीं है। ठीक है, तो प्रेम वाटिका रचना किसकी है, रसखान की है मित्रों। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसी के साथ आपके 40 क्वेश्चन को आपको हमने एकदम कंप्लीटली दे दिया है। अब इन्हीं क्वेश्चन के साथ साथ आज आपकी क्लास का क्या दिया जाएगा, एक विराम दिया जाएगा और अगले कल की वीडियो में हम फिर मिलेंगे। लेकिन आप लोग एक कार्य यह जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करते रहिएगा। ठीक, सब्सक्राइब ना करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक कर दीजिएगा, मत करिएगा सब्सक्राइब।
वो अपने आप एक दिन हो जाता, ऑटोमेटिक कट हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा। और आप लोग भी प्रश्नों को बहुत ध्यान पूर्वक देखिएगा, पढ़िएगा, विकल्पों को देखिएगा, तब उसको देखिएगा उसमें कैसे क्या सत्य सिद्ध किया गया है, तब आगे की राह आपके लिए आसान होगी। तो चलते हैं दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।